नौजवान साथियों, आज मैं आपको संविधान के अमेंडमेंट के संबंध में बातचीत करने जा रहा हूँ। देखिए क्या है। तो सबसे पहले मैं लिखूँ लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति आज का टॉपिक है, ये टॉपिक है संविधान संशोधन। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये है संविधान संशोधन। तो आज हम लोग देखते हैं अमेंडमेंट के संबंध में ये कहाँ तक की बात है, इस बात को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं, ये अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया है ये कहाँ पर है। ये जो संशोधन की जो प्रक्रिया है, ये संशोधन की प्रक्रिया तो ये अमेंडमेंट जो है, अमेंडमेंट ये कितना में है। आर्टिकल कहता है 368। इसी 368 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। और आप तो जानते ही हैं कि भाई संविधान क्या है, नियमों का संग्रह है। इसमें विधि है, विधान है, नियम है। तो आखिर ये किसके लिए बनाया गया है। तो ये सारी बातें जो बनाई गई हैं, नियम, विधि, कानून, व्यवस्था, ये मानव के लिए है। और समय बदल रहा है, और जब समय बदल रहा है तो उस अवस्था में, बदलते हुए समय में इनको देखना पड़ेगा। ठीक है, यदि समय बदल जाए और संविधान ज्यों का त्यों यथावत रहे, उसमें क्या कर सकते हैं, लचरता ना हो, फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, वह बिल्कुल रिजिड हो, वह बिल्कुल कठोर हो, तो समय के साथ वह संविधान क्या हो जाएगा, अपडेटेड ना हो करके वो क्या हो जाएगा, उसकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी। इसलिए संविधान भी को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें संशोधन करना पड़ेगा। तो अमेंडमेंट का मूल उद्देश्य होता है, संविधान संशोधन का मूल उद्देश्य होता है, संविधान संशोधन का मूल उद्देश्य ये जो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन का मूल उद्देश्य, ये संविधान संशोधन का मूल उद्देश्य इसका क्या है कि संविधान को जीवंत रूप प्रदान करना। संविधान को जीवंत रूप प्रदान करना, संविधान को जीवंत रूप प्रदान करना, ये संविधान को जीवंत रूप प्रदान करना। तो जीवंत रूप तब प्रदान होगा जब समय समय पर इसमें क्या होगा, संशोधन होगा। ये जीवंत रूप तब प्रदान होगा जब समय समय पर इसमें क्या होगा, इसमें संशोधन होगा। इसमें क्या होगा, संशोधन होगा। तो मेरा संशोधन से यहाँ पर तात्पर्य है कि ठीक है, हमारा संविधान 1949 में बन करके तैयार हो गया। अच्छा, अब इतने लंबे समय यहाँ पर क्या हो गया भाई, लंबे समय हम लोग क्रॉस कर गए। तो जो बात 1949 में राइट था, जितना अधिक उनकी प्रासंगिकता थी, वह अभी वर्तमान समय में 2021 में उनकी प्रासंगिकता या तो कम गई या अप्रासंगिक हो गया।
या रेलिवेंट बना रहा। तो कहने का मतलब बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं, बहुत सारी ऐसे नियम हैं, ये नियम है, कानून है, कानून है, ये विधि है। ये क्या होता है समय के साथ, ये क्या होता है, ये समय के साथ ये क्या होता है, समाप्त होने लगता है। इनकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है, इनकी प्रासंगिकता ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जैसे कि मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूं। मान लेते हैं पहले अंतर जातीय विवाह नहीं होता था। पहले जब कभी भी विवाह होता था जाति व्यवस्था के अंतर्गत होता था, अंतर जातीय विवाह नहीं होता था। अंतर जातीय विवाह का प्रचलन नहीं के बराबर था। और यदि अंतर जातीय विवाह कर ली जाती थी तो उस अवस्था में उनको घर से निकाल दिया जाता था, उसके स्वामित्व से उनको बेदखल कर दिया जाता था, समाज से उनको काट दिया जाता था। तो भाई उस समय ये कानून नहीं था। लेकिन अब जो मांग है, अब मांग क्या है कि नहीं साहब, अंतर जातीय विवाह वैध है, कानूनन है, इस पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता है। तो सवाल मेरा ये है कि कुछ नियम क्या हो जाते हैं, समय के साथ वो क्या होते हैं, चलते रहते हैं, उनकी प्रासंगिकता बनी रहती है। कुछ नियम की जो प्रासंगिकता है वह समाप्त हो जाती है और कुछ नियम क्या होता है, बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करना पड़ेगा, ऐसे नियमों को या तो समाप्त कर दिया जाए, यानी कहने का मतलब है कुछ को घटा दिया जाए या कुछ को जोड़ दिया जाए और कुछ को रहने दिया जाए। तो संशोधन में यही बात होता है। संशोधन जब कभी भी होता है, ये संशोधन, ये अमेंडमेंट जब कभी भी होता है, ये अमेंडमेंट जब कभी भी होता है, इसमें दो तीन बात किया जाता है। तो कुछ नियमों को क्या कर दिया जाता है, कुछ नियमों को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। और कुछ को क्या किया जाता है, कुछ नए नियम जोड़ दिए जाते हैं, कुछ नए नियम ये जोड़ दिए जाते हैं, ये क्या करते हैं, जाते हैं। और कुछ नियम क्या होता है, यथावत रहता है। ये कुछ नियम क्या रहता है, ये यथावत रहता है। यथावत ये क्या है, ये यथावत रहता है, यानी इनकी प्रासंगिकता क्या है, बनी हुई है। हाल फिलहाल में आप सुने होंगे जब एनडीए की सरकार आई तो नरेंद्र मोदी, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे नियमों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। और बहुत सारे नियम को इसमें क्या किया गया, जोड़ा गया। इसका मतलब है संविधान संशोधन, यानी संशोधन के द्वारा संविधान को क्या रखा जाता है, अद्यतन रखा जाता है। तो संशोधन के द्वारा संशोधन के द्वारा संविधान को क्या किया जाता है, अद्यतन। ये अद्यतन, अप टू डेट इसको क्या किया जाता है, रखने का प्रयास है। ये क्या है, ये रखने का प्रयास है। तो इस प्रकार से ये संशोधन के द्वारा संविधान को अद्यतन रखने का प्रयास है। और इसी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। और संशोधन का जो वर्णन है, ये संशोधन का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। ये किया गया है। तो कितने में किया गया है, 368 में किया गया है। इसी का जो मेंशन किया गया है, इसको जो डिस्क्राइब्ड किया गया है विद इन 368, यही क्या किया गया है, डिस्क्राइब्ड। ये कितना में किया है, डिस्क्राइब्ड विद इन 368। ये आर्टिकल 368 में इसको क्या कर दिया गया, मेंशन कर दिया गया, डिस्क्राइब्ड कर दिया गया। लेकिन आप याद रखिए इसमें क्या प्रोविज़न लिखा गया है।
तो 368 में क्या लिखा गया है भाई? व्हाट डिड राइट इन 368? तो 368 में क्या लिखता है, ये संविधान में क्या लिखता है? तो इसमें लिखता है संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। संसद को संविधान में, ये संविधान में संशोधन करने का, ये संशोधन करने का ये क्या है? ये अधिकार है, ये अधिकार है। लेकिन यहाँ भी लिमिटेशन दिया गया है। यस, देयर इज अ लिमिटेशन एट दैट प्लेस। ये क्या लिमिटेशन है भाई? व्हाट आर द लिमिटेशन? तो संसद को भी खुला छूट नहीं दे दिया गया, ये इसको बिल्कुल छूट ये नहीं दे दिया गया है। यहाँ भी एक लिमिटेशन दे दिया गया है, एक सीमा बांध दी गई है, एक दायरा बांध दिया गया है। इसमें कहा गया है संसद संविधान में, ये संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर, ये मूल ढांचे को ये क्या करके, ये छोड़कर। तो सवाल यहाँ पर है, जो मूल ढांचा है ये क्या है? ठीक है, आप संशोधन करिए, आपको ये अधिकार है, यू हैव राइट, यू कैन अमेंड। किसमें संशोधन आप कर सकते हैं? इन कॉन्स्टिट्यूशन। किस आर्टिकल के तहत? फ्रॉम विच आर्टिकल अंडर 368। लेकिन यहाँ पर एक नियम बना दिया गया है कि संशोधन करते समय संविधान के मूल ढांचे में किसी प्रकार का बदलाव ना हो। जिसमें माने संशोधन आप करिएगा उस समय संविधान के मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर है कि ये मूल ढांचा शब्द कहा गया है भाई, ये मूल ढांचा फंडामेंटल स्ट्रक्चर। ये जो फंडामेंटल ये क्या है भाई? स्ट्रक्चर है। ये फंडामेंटल ये क्या है? स्ट्रक्चर है। तो ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है? तो अभी तक संविधान में इसको डिफाइन नहीं किया गया है, संविधान में इसकी परिभाषा नहीं दी गई है, संविधान में इसे परिभाषित नहीं किया गया है, ये नहीं किया गया है। तो संविधान में इसको क्या नहीं किया गया है? परिभाषित नहीं किया गया है। डिडंट डिफाइन, किसको डिफाइन नहीं किया गया है? मूल ढांचा को। ये जो मूल ढांचा है, इस मूल ढांचा को ये डिफाइन नहीं किया गया है कि भाई इसका क्या डिफिनेशन होना चाहिए, व्हाट शुड बी द डिफिनेशन ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर। ये इसका बात नहीं किया गया। तब कैसे आप पता लगाओगे? हाउ कैन यू से, हाउ कैन यू डिस्कवर, हाउ कैन यू नो दैट दिस प्रोविजंस आर फंडामेंटल प्रोविजन, फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, ये कैसे आप पाते? तब कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर फंडामेंटल ढांचे के संदर्भ में समझा जा सकता है। संविधान के मूल ढांचे के संविधान के मूल ढांचे के संबंध में समझा जा सकता है, के संबंध में ये क्या किया जा सकता है? समझा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर संविधान के मूल ढांचे के संबंध में क्या किया जा सकता है? समझा जा सकता है। यानी कहने का मतलब है, आई मीन टू से दैट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चर। ये किसके आलोक में? तो कहता है सुप्रीम कोर्ट के दिए गए डिसीजन के संदर्भ में, गिवन डिसीजन बाय द सुप्रीम कोर्ट, उसी के आलोक में हम इस बात को समझ सकते हैं। तो क्या है भाई? तो यहाँ पर यदि हम इसके सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय को देखें, समझें, परखें, परिवीक्षण करें तो हम क्या पाते हैं? तो हम पाते हैं
इसमें जो उसकी विशेषता है मूल ढांचे की, ये मूल ढांचे, ये जो मूल ढांचे है, ये मूल ढांचा, तो इसमें क्या है, संविधान की सर्वोच्चता। ये संविधान की, ये क्या है, ये संविधान की ये सर्वोच्चता है। फिर हम लोग क्या देखते हैं, ये है कार्यपालिका, ये है कार्यपालिका, कार्यपालिका, ये है विधायिका, विधायिका, ये क्या है, न्यायपालिका, ये न्यायपालिका, न्यायपालिका के मूल स्वरूप को ये बदला नहीं जा सकता है। न्यायपालिका का मूल स्वरूप, मूल ये क्या है भाई, ये स्वरूप अखंडता, ये है अखंडता, इंटीग्रिटी, ये क्या है अखंडता, ये क्या है अखंडता, ये क्या है स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये स्वतंत्र न्यायपालिका। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निषेध तत्व, ये मौलिक अधिकार, ये है मौलिक अधिकार, मौलिक, ये मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निषेध तत्व, राज्य, राज्य के नीति, नीति निदेशक, नीति निदेशक, ये है तत्व, नीति निदेशक तत्व, केंद्र राज्य संबंध, ये क्या है, केंद्र राज्य संबंध, ये केंद्र राज्य संबंध, केंद्र, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, ये है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, ये है उच्च न्यायालय, ये उच्च न्यायालय। तो ये सबको किसके अंतर्गत रखा गया है, ये सारे जितने भी टॉपिक्स हमने बतलाया, तो ये सब किसके अंतर्गत रख दिया गया है, ये संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन हम आप बार बार आपसे कह रहे हैं, ऑलवेज आई एम सेइंग यू, कि संविधान के मूल ढांचे का कोई डिफिनेशन नहीं है, देयर इज नॉट एनी डिफिनेशन। व्हाट आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चर, व्हाट आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको ये नहीं किया गया है, इसको नहीं किया गया है। तो भाई इसको हम समझेंगे कैसे, तो हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिया गया डिसीजन है, उसी के आलोक में हम इस बात को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं मानूं कि आप फंडामेंटल स्ट्रक्चर को, संविधान के मूल ढांचे को आपने समझ लिया होगा। तो संविधान के 368 में क्या वर्णन किया है भाई, तो वर्णन किया गया है कि संसद संविधान में क्या कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संशोधन करते समय संविधान के मूल स्ट्रक्चर में, संविधान के मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ ना हो, परिवर्तन ना हो, तो ये अधिकार रहेगा। किनको अधिकार रहेगा, ये रहेगा अधिकार, ये संविधान, संसद को संशोधन करने का अधिकार रहेगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जो संशोधन जो है, तो संशोधन, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो संविधान में, ये संविधान में संशोधन तो कितने प्रकार से अभी तक हम लोग देख रहे हैं, तो 3 प्रकार से हम लोग देख लेते हैं। तो क्या संविधान में संशोधन देखते हैं भाई, तो सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं साधारण, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, संसद के साधारण, ये साधारण बहुमत के द्वारा, ये बहुमत के द्वारा, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, यानी बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, यानी क्या कह सकते हैं, बाय द सिंपल, ये बाय द सिंपल मेजॉरिटी, बाय द सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट। तो पहला ये हो गया, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा हम किसमें संशोधन कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं, बाय द सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा हम इसमें कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड बात देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, तो कहता है सेकंड पॉइंट इज दैट कि संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, ये सेकंड पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, ये सेकंड पॉइंट, संसद के
ये संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, ये क्या हो जाएगा, ये विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा। यानी इसमें क्या कह सकते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी। इसमें क्या है भाई, स्पेशल मेजॉरिटी किसके द्वारा, बाय द पार्लियामेंट, ये क्या है, ये पार्लियामेंट। स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा, हम इसमें संसद के विशेष बहुमत के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। और तीसरा में क्या चीज़ लिखा गया है, थर्ड जो प्रक्रिया है, तीसरी प्रक्रिया जो संविधान में संशोधन की जो तीसरी प्रक्रिया है, ये तीसरी प्रक्रिया, तो उसमें लिखता है संसद के विशेष बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की, एवं आधे से अधिक राज्यों की सहमति से, तो भाई ये क्या हो गया, ये 3 प्रक्रिया है। इट मीन्स दैट देयर आर 3 प्रोसेस। बाय 3 प्रोसेस हम संविधान में जो उपबंध है, नियम है, उसको हम क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो कौन संशोधन कर सकता है, हु कैन अमेंडमेंट इन माई कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये अधिकार किसको है, संसद को अधिकार है। सच टाइप ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ आवर पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया गया है। तब अब हम लोग देखें, 1 बाय 1 देखें, तो जो सबसे पहला प्रोविज़न था, तो उसके अंतर्गत किसको संशोधन किया जाता है, तो सबसे फर्स्ट प्रोविज़न क्या था भाई, तो फर्स्ट प्रोविज़न था संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, संसद के साधारण, ये क्या है भाई, साधारण बहुमत के ये द्वारा, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, बाय सिंपल मेजॉरिटी। यहाँ बाय सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या है भाई, बाय सिंपल मेजॉरिटी, ये बाय सिंपल मेजॉरिटी का मतलब यहाँ पर क्या है भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय सिंपल मेजॉरिटी। तो सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है 51, 50 + 1, 50 प्लस क्या हो जाएगा 151, यानी आधे से अधिक। इट मीन्स दैट आधे से, ये क्या हो गया, ये आधे से अधिक, ये आधे से अधिक। तो ये सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा किया जाता है संशोधन। तो अब सवाल है, आपने समझ लिया कि साधारण बहुमत का माने क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल मेजॉरिटी। तो आपने समझ गया कि आधे से अधिक, यानी 50 + 1 = 51, यानी आधे से क्या है, अधिक है। दिस इज कॉल्ड सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत। तो अब सवाल ये है कि साधारण बहुमत के द्वारा संविधान में कहाँ संशोधन किया जाता है। 1-2 एग्जाम्पल आप देख लीजिए। तो इसके द्वारा जो संशोधन किया जाता है, जैसे राज्यों के नाम, ये राज्यों के नाम, राज्यों का क्षेत्र, ये राज्यों का, ये क्या है, क्षेत्र। नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों, ये नए राज्यों का, ये क्या किया जाता है, निर्माण। यानी कहने का मतलब है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो प्रोविज़न हैं, इसमें क्या ला सकता है, ये बदलाव, ये क्या जा सकता है, संशोधन, ये क्या किया जा सकता है, अमेंडमेंट, ये किया जा सकता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि जो सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, कि कहाँ किया जाता है, तो राज्यों के नाम, राज्यों का क्षेत्र। तो भाई किसके, राज्य का यदि नाम बदलना होगा तो सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा होगा, राज्य का क्षेत्र बदलना होगा तो सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा होगा, नए राज्य का निर्माण करना होगा तो सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा होगा। हम मान लेते जैसे कि उड़ीसा का नाम है, तो भाई उड़ीसा का नाम अब ओडिशा कर दिया, तो किसके नाम, किसके द्वारा हुआ, राज्यों के नाम, तो हम लोग किसके द्वारा किए भाई, सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा। हम मान लेते कि नाम बदल दिए, राज्यों का क्षेत्र बदल दिया, तो कुछ राज्य का क्षेत्र काट करके, कुछ इससे जोड़ करके हमने नया राज्य यदि बना दिया, तो यह भी किसके अंतर्गत हो जाएगा। कहने का मतलब है संविधान का जो फर्स्ट है,
यानी संसद के साधारण बहुमत के द्वारा इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ये इसी के तहत यह कार्य है। अब सेकंड प्रोविजन इसका क्या है, व्हाट आर द सेकंड प्रोविजन इन माय कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेकंड प्रोविजन हमने अभी अभी आपसे कहा है कि संसद के विशेष बहुमत के द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी किसका, ऑफ द पार्लियामेंट। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब यहाँ पर हुआ कि संसद के जो संसद है तो संसद में मान लेते कि 2 सदन है, तो ये है लोकसभा और ये क्या है, ये है राज्यसभा। तो यहाँ पर पहला प्रोविज़न ये है कि सदन के कुल सदस्यों का 2/3। तब पहला प्रोविज़न है सदन के कुल सदस्यों का 2/3, सदस्यों का 2/3, ये 2/3। सेकंड बात क्या है भाई, उपस्थित एवं मतदान करने वाले, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, ये 2/3 ये बहुमत चाहिए। तब जाकर के ये क्या कहलाता है, संसद का विशेष बहुमत, यानी 2/3। ये कितना चाहिए, 2/3 चाहिए। तो संसद का ये क्या है, विशेष बहुमत के द्वारा है, ये 2/3 के द्वारा इसमें क्या किया जाता है, बहुमत के द्वारा इसको संशोधित किया जाता है। तो संशोधित जब किया जाता है तो अब सवाल है कि कौन कौन प्रोविज़न इससे होगा भाई। 2/3 बहुमत के द्वारा हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जस्ट आई एम गिविंग यू, एक उदाहरण देते हैं। ये उदाहरण है, जैसे मौलिक अधिकार में परिवर्तन करना होगा, ये मौलिक अधिकार में परिवर्तन करना होगा। जैसे राज्य के नीति निदेशक तत्व में परिवर्तन करना होगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व में परिवर्तन करना होगा। तो भाई 2/3 बहुमत के द्वारा, यानी 2/3, यानी कहने का मतलब संसद के विशेष बहुमत से हम इसमें क्या कर सकते हैं, प्रोविज़न ला सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने सेकंड प्रोविज़न को, सेकंड जो प्रोसीड्यूर है उसको भी हम लोगों ने देख लिया। अब थर्ड प्रोसीड्यूर को हम लोग देखते हैं कि संसद के विशेष बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की सहमति से, राज्यों की ये क्या है भाई, सहमति से। तो भाई इसमें ये बड़ा टफ है, यह जो प्रोविज़न है यह बहुत टफ प्रोविज़न है, इसके द्वारा बहुत कठिन कार्य है। तो इसके द्वारा कौन प्रोविज़न को किया जाएगा, संविधान में जो उपबंध है उसके किस उपबंध को संशोधित किया जाएगा भाई। तो कहता है जो संघात्मक लक्षण है, तो इसमें जो है संघात्मक ढांचा है, ये जो संघात्मक ढांचे को परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी इस प्रक्रिया का, इस प्रोसीड्यूर का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो संघात्मक ढांचा, तो कौन है संघात्मक ढांचा, यदि हम लोग देखें तो जैसे कि हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति। तो भाई उदाहरण में हम आपको दे रहे हैं कि यदि राष्ट्रपति के संबंध में कुछ भी संशोधन करना होगा, भाई इसके निर्वाचन से संबंध करना होगा, इसके वेतन से करना होगा, इसके अन्य अधिकार क्षेत्र से करना होगा, तो इसके लिए कौन प्रक्रिया होगा, तो यही तीसरी प्रक्रिया होगी कि संसद के विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की सहमति से ही इसमें क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। यानी
संविधान का जो संघात्मक ढांचा है उसमें यदि परिवर्तन करना होगा तो इसका ये तीसरे ढांचे का, तीसरे प्रोविज़न का इसमें क्या करना होगा, लेना पड़ेगा। तीसरे प्रोविज़न, तीसरे प्रोसीड्यूर के द्वारा इसको संशोधित करना होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा, इन दिस वे यू हैव सीन कि इसका संशोधन करने की प्रक्रिया क्या है। आपने 3 प्रक्रिया को देख लिया। तो कौन कौन प्रक्रिया को आपने देखा? तो नंबर 1 देखा, सबसे पहले आपने देखा कि संसद के साधारण बहुमत के द्वारा। सेकंड पोजीशन में आपने देखा संसद के विशेष बहुमत के द्वारा। और तीसरा आपने देखा संसद के विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों के सहमति से आपने देखा कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपने संविधान संशोधन को समझा, देखा, उनकी प्रोसीड्यूर को समझा और साथ ही साथ मूल ढांचे के संदर्भ में भी हमने आपको बतलाया। तो अब तक जो हम लोग देखते हैं, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण, तो ये सर्वाधिक ये महत्वपूर्ण कौन है भाई? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हम लोग देखते हैं 42वां संविधान संशोधन। ये है 42वां, ये क्या है 42वां संविधान, ये क्या है, ये 42वां संविधान संशोधन, ये कितना में है 1976। तो 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा गया? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और बराबर प्रश्न पूछा जाता है, इसे क्या कहा गया? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या कहा गया? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसको हम लोग कहते हैं छोटा संविधान के रूप में इसको देखा गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या कर दिया गया? एक ऐसा संविधान था जिसमें कि इंदिरा गांधी अपने को, श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री थी उस समय, अपने आप को डिक्टेटर साबित करने के लिए, डिक्टेटरशिप लाने के लिए उसने संविधान में क्या कर दिया? भारी उलटफेर कर दिया ताकि हम पर किसी का अंगुली ना उठे। और यहाँ तक क्या, न्यायालय भी मेरे द्वारा किए गए संशोधन पर किसी प्रकार का अंगुली ना उठा सके। तो इसमें क्या कर दिया गया? इसमें जो महत्वपूर्ण है, परीक्षोपयोगी है, बस मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या कर दिया गया? प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ दिया गया। प्रस्तावना, जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़ दिया गया। तब कौन कौन शब्द जोड़ दिया गया? तो जोड़ दिया गया समाजवाद, ये जोड़ दिया गया समाजवाद। फिर कौन शब्द जोड़ दिया गया? ये धर्मनिरपेक्षता, ये धर्मनिरपेक्षता, ये धर्मनिरपेक्षता। और कौन जोड़ दिया गया? अखंडता, यही अखंडता। ये 3 शब्द को इसमें क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द को जोड़ दिया गया। ये जोड़ दिया गया सोशलिज्म, ये सोशलिज्म। फिर इसमें क्या जोड़ दिया गया? सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म। और किसको जोड़ दिया गया? अखंडता, इंटीग्रिटी, ये किसको जोड़ दिया गया? ये इंटीग्रिटी को इसमें क्या कर दिया गया? ये जोड़ दिया गया। तो ये पहला इसमें ये बात कर दिया गया। सेकंड, इसमें क्या प्रोविज़न, कहाँ पर इसने छेड़छाड़ किया भाई? संविधान में किस जगह इसने छेड़छाड़ कर दिया? इसने क्या कर दिया? मौलिक अधिकार को जोड़ दिया गया। ये मौलिक कर्तव्य को क्या कर दिया गया? जोड़ा गया। ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये किसके अंतर्गत जोड़ा गया? संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को संविधान में क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। तीसरा काम इसने क्या कर दिया? राष्ट्रपति से, ये जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति से ये क्या ले लिया? अधिकार। राष्ट्रपति से पुनर्विचार का, ये पुनर्विचार का ये अधिकार छीन लिया। ये अधिकार ये क्या कर लिया? ये छीन लिया। यानी कहने का मतलब कि निरस्त कर दिया। अब राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि कोई भी बिल को वो पुनर्विचार के लिए एक बार फिर से वो क्या कर सके? सदन को लौटा सके। ऐसा उसका वो अधिकार क्या कर लिया गया? ये छीन लिया गया। और चौथा बात क्या कर दिया गया? इसमें क्या कर दिया गया कि लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। यानी कहने का मतलब 5 वर्ष का जो काल होता है उसको कितना कर दिया गया?
ये 6 वर्ष कर दिया गया, ये 6 ईयर कर दिया गया। तो भाई ये सब क्या है? ये सब डिक्टेटरशिप है। फिर इसने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार था, इसको भी यहाँ पर क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के एससी, यही सुप्रीम कोर्ट है। ये क्या है भाई? ये है सुप्रीम कोर्ट जो उच्चतम न्यायालय है। ये उच्चतम न्यायालय, ये उच्चतम न्यायालय से क्या छीन लिया गया? ये न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार छीन लिया गया। ये न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार ये क्या कर लिया गया? ये अधिकार ये छीन लिया गया, यानी निरस्त कर दिया गया। हम ये सारी बातें आपको जब इंडियन पॉलिटी में पढ़ा रहे थे वो सब बात हम कह दिए हैं, इसीलिए अब हम इसका एक्सप्लेनेशन करना हम उचित नहीं समझ रहे हैं। क्यों? आप निरंतर मेरे वीडियो को आप देखते रहिए, तो जो बीती बातें हैं वो सब बात आपको समझ में आएगा। यदि आप मेरे वीडियो को नहीं देखते हैं तो फिर ये थोड़ी सी आपको समस्या हो जाएगी। काहे? इसलिए कि हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते, हम बार बार इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इससे समय की बर्बादी है। और यदि आपको मन करता है तो ये आप पूरे वीडियो को देखिए, समग्र बातें आपको क्या आ जाएंगी, समझ में आ जाएगी। ये पुनर्विचार क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, ये मौलिक कर्तव्य क्या है, ये सारी अन्यान्य बातें आप बेहतर ढंग से आप समझ सकते हैं। फिर इसने कौन सा काम कर दिया भाई? इसमें ये क्या कर दिया गया कि 352 में, आर्टिकल 352 में, ये आर्टिकल 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी है, उसमें ये इसमें क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय आपात में क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय आपात। ये जो राष्ट्रीय आपात है, इसमें विद्रोह के स्थान पर, ये विद्रोह शब्द के स्थान पर, विद्रोह शब्द के स्थान पर इसमें क्या जोड़ दिया गया, सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। सशस्त्र विद्रोह शब्द क्या कर दिया गया, शब्द जोड़ दिया गया। ये सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रयास किया गया कि भाई संविधान के पूरे चीज़ों को जोड़ दिया जाए, उन चीज़ों को जोड़ दिया जाए या और उन चीज़ों को घटा दिया जाए जो कि इंदिरा गांधी को डिक्टेटर बनने में रोकता था। ऐसा कार्य इन्होंने किया। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन आया, 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन ये कितना में आया, 1978 में आया। तो इसमें क्या कर दिया गया, जो चीज़ वो गलती किए थे, गलत चीज़ वहाँ पर पेश किया था, उन सारे चीज़ों को फिर क्या कर दिया गया, उलट दिया गया। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमेशा पूछता है, तो ये 44वां संविधान संशोधन के अधिकार से क्या कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को। हमने बहुत अच्छा विश्लेषण दिया है, जब हम मौलिक अधिकार पढ़ा रहे थे उसमें हमने वेल एक्सप्लेन किया है। किसको? संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी का, संपत्ति के अधिकार को ये क्या कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को ये निरस्त कर दिया गया, ये निरस्त कर दिया गया। सेकंड बात इसमें कौन सा बात कर दिया गया भाई? जब हम लोग इसमें सेकंड बात देखते हैं, ये सेकंड में क्या कर दिया गया कि पुनः राष्ट्रपति को पुनर्विचार का अधिकार दे दिया गया। पुनः क्या कर दिया गया, पुनः राष्ट्रपति को, ये राष्ट्रपति को पुनर्विचार, ये रिकंसिडरेशन, पुनर्विचार का अधिकार, ये क्या कर दिया, बहाल कर दिया कि भाई यदि राष्ट्रपति को लगता है कि इस विधेयक पर एक बार फिर से विचार कर लिया जाए तो सदन को वो क्या कर सकते हैं, इसको लौटा सकते हैं। तो ये बात भी हमने कह दिया है, पहले भी कह दिया है। फिर ये क्या कर सकते हैं हम लोग, अगला पॉइंट हम लोग फिर करते हैं। न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को क्या कर दिया गया, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इसको क्या कर दिया गया, इनको न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार दे दिया गया। न्यायिक पुनर्विलोकन, ये न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार, ये अधिकार लौटा दिया गया, ये लौटा दिया गया। यानी इसको क्या कर दिया गया, इसको जुडिशियल रिव्यू का अधिकार एक बार फिर से दे दिया गया। पुनः फिर क्या कर दिया गया कि जो लोकसभा का जो कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, उसको 5 वर्ष कर दिया गया। कि लोकसभा का
लोकसभा का कार्यकाल पुनः कितना वर्ष कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। 5 वर्ष कर दिया गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रोविज़न इसमें हैं जिसमें कि बदलाव लाया गया। लेकिन जिन बातों की चर्चा मैंने किया, ये सब क्या है? परीक्षोपयोगी है। और इस प्रकार से समय के आधार पर दिन प्रतिदिन क्या होते चला जा रहा है, अमेंडमेंट होते चला जा रहा है। और इन सारे अमेंडमेंट का चर्चा हम जब टॉपिक वाइज पढ़ाते जा रहे थे तो जहाँ जैसे आते चला गया हम उस बात कहते चले गए। तो इसको फिर से सारे अमेंडमेंट को दोहराना मैं उचित नहीं समझता हूँ, मुनासिब नहीं समझता हूँ। इसलिए आप मेरे वीडियो को देखिए और समग्र ज्ञान को प्राप्त करिए। और बहुत दावे के साथ मैं कहता हूँ कि मैंने जो चीज़ आपसे कहा है वह बिल्कुल टू द पॉइंट है। हमने आपके सामने कंटेंट रखा है, हमने पूरे विषय सूची को आपके सामने डाल दिया है। ये जो पूरा विषय सूची दिया है उसके संदर्भ में यदि आप पढ़ते हैं तो मेरा मानना है कि इंडियन पॉलिटी से आने वाले प्रश्न अवश्य हल होंगे और उसमें आपको फिर परीक्षा हॉल में पछताना नहीं पड़ेगा। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने मित्रों के बीच में बांटते रहिए। इससे क्या होगा? जग का कल्याण होगा, लोगों की भलाई होगी। जो बेचारे नीडी हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वह भी मुफ्त में अपनी पढ़ाई को क्या कर सकता है? साकार कर सकता है। मैं लोकहित की बात करता हूँ, सर्वमंगल की बात करता हूँ। धन्यवाद।